सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे JURT सोलन, जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोलन की। तो JURT हमारे सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसमें बीटेक के अलावा भी और भी कुछ कोर्सेज चलते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम मेनली इनका बीटेक इंजीनियरिंग साइड डिस्कस कर रहे होंगे। तो JURT की स्थापना 2002 में हुई थी। बात कर लें NRF रैंकिंग की तो 2023 में इन्हें 151 से 200 NRF इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। हर कॉलेज रिव्यू आज की इस वीडियो में सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास 2023 बैच का दो प्रकार का प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। सबसे पहला है 2024 का NRF रिपोर्ट जो JURT ने NRF के पास सबमिट किया था। तो इस 2024 के NRF रिपोर्ट में 2023 तक की कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल है, जिसके हिसाब से 2023 में टोटल 388 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 289 स्टूडेंट्स प्लेस थे। यानी कि इस डेटा के हिसाब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 2023 का ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग 75% के आसपास रहा। वहीं पर 2023 का सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल मीडियन सैलरी 6.5 LPA बताया जा रहा है। इसके बाद हमारे पास कुछ और प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसमें इन्होंने बता रखा है कि 6.5 LPA का मीडियन सैलरी रहा 2023 बैच के लिए 2019 से लेकर 2023। यानी कि इन्होंने एडमिशन लिया 2019 में और पास आउट हुए 2023 में, प्लेसमेंट भी मिला 2023 में। तो जिन्हें 6.5 LPA का मीडियन सैलरी देखने को मिला है, मीन सैलरी यानी कि एवरेज सैलरी 7.01 LPA रहा, 44.14 LPA का हाईएस्ट सैलरी, सेकेंड हाईएस्ट 20 LPA 20 LPA का रहा, थर्ड हाईएस्ट 19 LPA 19 LPA का और फोर्थ हाईएस्ट 17.4 17.5 आप लगभग मानकर चल सकते हो। इसी के साथ अगर प्लेसमेंट परसेंटेज बात कर ले तो टोटल तो 86% बताया जा रहा है। तो अभी मैंने 75% क्या बताया, तो देखिए एक्चुअल जो आप देखते हो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट्स पर या फिर इंस्टीट्यूट जब अपने एंड से प्लेसमेंट परसेंटेज निकालता है तब वो आपका 86% जो बताया जा रहा है वही डेटा है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो मैंने 75% NRF रिपोर्ट से बताया और यहां पर जो डेटा मिला है 86%, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जब इंस्टीट्यूट आमतौर पर अपना प्लेसमेंट परसेंटेज कैलकुलेट करके बताता है, वो कुछ इस प्रकार कैलकुलेट होता है कि कितने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला अपॉन कितने स्टूडेंट्स एलिजिबल थे प्लेसमेंट के लिए और उनमें से कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था प्लेसमेंट के लिए। तो इस डेटा से आपका कैलकुलेट होता है आपका जो इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट परसेंटेज बताता है। लेकिन जो NRF रिपोर्ट से मैंने प्लेसमेंट बताया वो आपका ऊपर वाला न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, कितने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला, लेकिन नीचे का डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है कि कितने टोटल स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो ये वाला जो टोटल प्लेसमेंट परसेंटेज निकलता है ये थोड़ा सा कम होता है जो एक्चुअल इंस्टीट्यूट बताता है। तो देखिए नीचे का न्यूमरेटर मेरे केस में जो बता रहा हूं वो ज्यादा होगा क्योंकि कितने स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, लेकिन जो इंस्टीट्यूट बताता है वो अभी जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनसे थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि जितने टोटल स्टूडेंट्स ग्रेजुएट कर रहे हैं उनमें से कुछ का हो सकता है कि CGPA ही उतना ना बना हो, एलिजिबल ही ना हो। अब फर्दर जिनका CGPA बना है उनमें से कुछ हो सकता है रिसर्च के लिए जाना चाहते हो, गेट का एग्जाम दे दिया हो या फिर कहीं भी कुछ और बिजनेस कुछ भी करना चाहते हो। तो जो इंस्टीट्यूट आपको प्लेसमेंट परसेंटेज कैलकुलेट करके देता है उसका देखो तो डिनोमिनेटर कम हो जाता है आपका एक्चुअल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ से, जिसकी वजह से ये वाला प्लेसमेंट परसेंटेज थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। तो क्या ये डेटा फेक है, क्या इससे हमें गुमराह किया जा रहा है? तो ऐसा भी नहीं है। जो इंस्टीट्यूट आपको परसेंटेज कैलकुलेट करके देता है ये इंस्टीट्यूट की काबिलियत बताती है। यानी कि अगर स्टूडेंट ने अपने एंड से फाइट मारा, CGPA बढ़िया मेंटेन किया और प्लेसमेंट के लिए बैठे, तो उनमें से कितने स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट लगवा पाया इंस्टीट्यूट। यानी कि जितने स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, फाइट मारे हैं और प्लेसमेंट लेने के लिए तैयार है, उनमें से कितनों को मिला है प्लेसमेंट, वो बताता है आपको इंस्टीट्यूट। लेकिन NRF रिपोर्ट आपको ओवरऑल आइडिया दे देता है कि अच्छा इतने स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो उसमें से कितनों को मिला, इंक्लूडिंग आपके चाहे जितने एलिजिबल थे या नहीं थे। इस तरीके से NRF डेटा देखने को मिलता है। तो अगर आज के इस वीडियो को डिटेल से समझे हो तो आपको और बेटर आइडिया मिल पाया होगा। जितने भी वीडियोज मैंने NRF रिपोर्ट का सहारा लिया है इससे आपको और एक बेटर पिक्चर देखने को मिल जा रहा होगा। अच्छा, NRF रिपोर्ट में हमें एक और डेटा देखने को मिलता है कि प्लेसमेंट के अलावा और कितने स्टूडेंट्स ने हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट आउट किया। तो आज के इस डेटा में देख सकते हो कि 99 स्टूडेंट्स ने हायर स्टडीज के लिए भी ऑप्ट आउट किया। अब इस 99 से देखिए थोड़ा सा हम गुमराह नहीं हो सकते कि ये 99 ने तो हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट आउट कर लिया तो कुछ ना कुछ तो इन्हें भी मिल गया। कई बार हायर स्टडीज के लिए स्टूडेंट खुद की मर्जी से चुनते हैं तो कई बार मजबूरी से चुनते हैं। मर्जी तब होती है जब उनका खुद का इच्छा हो कि हाँ मुझे हायर स्टडीज के लिए जाना है, शुरू से प्लानिंग हो या फिर इंटरेस्ट डेवलप हो गया हो। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए इसलिए भी ऑप्ट आउट करते हैं कि बढ़िया जो मुझे प्लेसमेंट आज के डेट में इस इंस्टीट्यूट में देखने को मिल रहे हैं वो मेरे लिए इतने ज्यादा बढ़िया नहीं है
तो मजबूरीवश मुझे कुछ ना कुछ एमटेक या फिर हायर स्टडीज करना पड़ रहा है। एमटेक हो गया, एमबीए हो गया, ये सारी चीजें करनी पड़ रही हैं। मर्जी से नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो प्लेसमेंट्स मुझे चाहिए थे वो सारी चीजें हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो जो आप देखते हो हायर स्टडीज के लिए इतने स्टूडेंट्स गए एनआरएफ रिपोर्ट में, डेटा तो ठीक है, लेकिन इससे हम ये जज नहीं कर सकते कि इतने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला और इतने स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज मिला तो लगभग इतने स्टूडेंट्स का करियर सेट हो गया। जितने स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज मिला हो सकता है कुछ मर्जी से गए हो, कुछ मजबूरी से गए हो। तो आज की इस वीडियो में हमने प्लेसमेंट्स को कुछ ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, इससे आपको बाकी सारे वीडियोज के लिए भी कुछ ना कुछ मदद मिल रहा होगा। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो दो प्रकार का एडमिशन प्रोसेस देखने को मिलता है। सबसे पहला है जेईई मेन और दूसरा है क्लास 12th मार्क्स। जेईई मेन के बेसिस पर भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, इनका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ऑफलाइन भी विजिट कर सकते हो, और चाहो तो आप क्लास 12th मेरिट मार्क्स के बेसिस भी अप्लाई कर सकते हो। जो भी आपका बेटर है उसके बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हो। अब अगर हम बात कर ले कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, तो क्लास 12th में बताया जा रहा है ऑन पेपर 60% मार्क्स कम से कम होने चाहिए क्लास 12th में। बात कर ले कट ऑफ की, तो एज सच हमें कोई कट ऑफ डिटेल्स देखने को नहीं मिले हैं कि इतना मार्क्स रहेगा तो ही आपका एडमिशन होगा, इससे नीचे पे नहीं होगा। कोई ऑफिशियल कट ऑफ डिटेल्स हमें देखने को नहीं मिले। स्टूडेंट्स ने भी बताया कि अगर आमतौर पर क्लास 12th में 60-70% हैं, जेईई में बढ़िया कुछ ना कुछ आप अचीव कर रखे हो, आराम से आपको एडमिशन मिल जा रहा होगा, कोई यहाँ पर झंझट नहीं हो रहा होता। अप्लाई करिए, पैसे आपके पास रेडी होने चाहिए और एडमिशन हो जा रहा होगा। तो बात करें फी स्ट्रक्चर के बारे में, तो हमारे पास कुछ फी स्ट्रक्चर का डिटेल अवेलेबल है, जिसमें आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, किस सेमेस्टर में आपके क्या कुछ बीटेक का हमारा ट्यूशन फी रहने वाला है। ये सिर्फ ट्यूशन फी है, और इसके अलावा अगर हम बात कर रहे तो कॉशन मनी जो कि रिफंडेबल होगा आपका ग्रेजुएशन के बाद, 20,000 रुपए का कॉशन मनी होगा। और बीटेक के लिए 25,000 रुपए का एडमिशन चार्ज है जो नॉन रिफंडेबल होता है, ये आपका रिफंड नहीं होगा। ये दोनों ही अमाउंट कॉशन मनी और एडमिशन चार्ज वन टाइम होते हैं, सिर्फ एक बार देखने को मिलेगा। तो अगर इतने पे ही हम अभी कैलकुलेट करें, हॉस्टल और मेस के ऊपर थोड़ी देर में आएंगे, इतने पे ही अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें क्या कुछ हमारा इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, कॉशन मनी, एडमिशन चार्जेस सब मिलाकर क्या कुछ लगने वाला है हॉस्टल और मेस छोड़कर, तो आपका 4 साल में लगभग 13 से 13.5 लाख लगभग लग के चल रहा होगा। थोड़ा बहुत और अगर आगे आने वाले समय में बढ़ जाता है तो मैक्स टू मैक्स 14 लाख तक आप मानकर चल सकते हो 4 साल के अंदर। बात कर ले हॉस्टल प्लस मेस फी की, तो इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर मेस फी का तो डेटा अवेलेबल नहीं है, हॉस्टल फी का डेटा लिख रखा गया है। लेकिन जिस प्रकार का आपका फी स्ट्रक्चर है हॉस्टल के लिए ही, मुझे लगता है मेस फी इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा, क्योंकि अगर डबल ऑक्यूपेंसी रूम लेते हो तो पर सेमेस्टर 80,000 रुपए के आसपास लगने वाले, यानी कि पर ईयर 1,60,000। और जितने भी अभी तक मैंने महंगे से महंगे इंस्टीट्यूट देखे हैं, लगभग 1,60,000 में या फिर लाख रुपए तक में भी आपका मेस फी ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। और स्टूडेंट्स ने भी बोला है कि 1,60,000 के आसपास ही मैक्स टू मैक्स हमें देखने को मिल जा रहा होता है। और अगर सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम लेते हो, यानी कि एक रूम में एक बंदे रहने वाले हो, उस केस में आपका पर सेमेस्टर 7,500 रुपये और एक्स्ट्रा लगने वाला है, यानी कि साल भर में 15,000 और एक्स्ट्रा लग रहा होगा। तो जितने भी अभी तक मैंने महंगे से महंगे हॉस्टल्स देखे हैं, लगभग 1.5 लाख तक का अगर फी स्ट्रक्चर जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें आपका मेस फी ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। अब देखिए इसमें बात यह है कि स्टूडेंट्स ने भी मुझे ऐसा कुछ डेटा नहीं बताया कि मेस फी अलग है, हॉस्टल फी अलग है। कंबाइंड डेटा मुझे अभी तक देखने को मिला है, तो उम्मीद करता हूँ हॉस्टल प्लस मेस दोनों ही एक साथ है। लेकिन अगर अलग अलग है, जो कि मुझे थोड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा है, इतने ज्यादा फी स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपका लग जा रहा है। बट फिर भी अगर इन केस अलग है हॉस्टल प्लस मेस, मेस थोड़ा और अगर एक्स्ट्रा लगता है, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलिए, जो भी स्टूडेंट जेयूआईटी से इस वीडियो देख रहे हैं। लेकिन अभी तक आप मानकर चल सकते हो हॉस्टल में ऑलरेडी आपके मेस फी इंक्लूडेड होंगे। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा, हमारा जेयूआईटी सोलन, जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपके सोलन हिमाचल प्रदेश में 25 एकड़ के कैंपस एरिया में, हिली एरिया में सिचुएटेड है। काफी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बोल सकता हूँ, डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से थोड़ा अबव एवरेज ही मैं बोलूंगा, काफी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता है 25 एकड़ के अंदर। कुछ स्टूडेंट्स के लिए कैंपस एरिया थोड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन अगर बात करूं किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर देने की कोशिश की गई है, तो एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में, फैसिलिटीज में, कैंपस लाइफ में स्टूडेंट्स ने कहीं शिकायत नहीं किया। खासकर अगर कैंपस लाइफ की बात कर ले तो स्टूडेंट्स ने कई बार तारीफ ही किया है कि कैंपस लाइफ काफी ज्यादा वाइब्रेंट देखने को मिलने वाला है। रैगिंग फ्री कैंपस है, सीनियर सपोर्टिव देखने को मिलेंगे, फैसिलिटीज अच्छी खासी बढ़िया हमें देखने को मिल जाती हैं। क्योंकि देखिए तो फी स्ट्रक्चर आप किस प्रकार का दे रहे हो, उस हिसाब से आपको काफी एक बढ़िया फैसिलिटीज देखने को मिल जाएंगी। लेकिन आप बिट्स पिलानी, वीआईटी वेलोर वाला कैंपस, जो फैसिलिटीज होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होंगी, वो सारी चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाता है। हाँ, स्ट्रिक्टनेस बताया गया, थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है, और खासकर अगर गर्ल्स कैंडिडेट के लिए बात कर ले तो उनके लिए थोड़ा और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस कैंपस के अंदर बन जाता है। आप
कॉलेज के बाहर 8 बजे से बाहर नहीं जा सकते, रात के 8 बजे से बाहर। तो ये सारी चीजें हमें कुछ देखने को मिली हैं। स्टूडेंट्स बता रहे कि प्रोफेसर सपोर्टिव हमें देखने को मिले। और अगर इसी के साथ हम बात कर लें हमारे हॉस्टल फैसिलिटीज कुछ किस प्रकार के हैं, तो सिंगल सीटर, डबल सीटर एंड ट्रिपल सीटर रूम्स तक हमें स्टूडेंट्स ने बताया है। मेस फूड भी अगर बात कर ले तो एवरेज या फिर एवरेज से जस्ट थोड़ा सा बेटर, कुछ स्टूडेंट्स ने बताया एवरेज ही मानकर चलो तो ज्यादा बेटर रहने वाला है। और ओवरऑल अगर हम कैंपस लाइफ की बात कर ले तो काफी बढ़िया बताया स्टूडेंट्स ने। हाँ, अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करें तो बहुत बढ़िया नहीं, लेकिन डिसेंट हमें देखने को मिल जाएगा। स्टूडेंट्स ने स्पोर्ट्स में भी कोई शिकायत नहीं किया, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर भी देखने को नहीं मिलने वाला। हिली एरिया है तो बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स ग्राउंड आप नहीं सोच सकते। अब हिली एरिया है, क्यों है? क्योंकि हिमाचल में सिचुएटेड है, तो हिली एरिया थोड़ा सा ऑब्वियस बन जाता है। लेकिन अगर हम बात कर ले हमारा कनेक्टिविटी किस प्रकार है, तो स्टूडेंट्स ने बताया काफी ज्यादा आइसोलेटेड एरिया में है, कैंपस से बाहर ज्यादा कुछ घूमने के लिए है नहीं, लेकिन कैंपस के अंदर ही इतनी सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती है कि ज्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ता कैंपस से बाहर जाने का। बट ऑफकोर्स कैंपस कितना ही बड़ा क्यों ना हो, थोड़ा बहुत तो जरूरत पड़ता है कैंपस से बाहर। अगर कुछ चीजें हो, एमिनिटीज हो, घूमने के लिए कुछ चीजें हो, तो काफी बेटर रहता है। बात कर ले अगर कनेक्टिविटी की, तो NH22 से 3 किलोमीटर अंदर बताया जा रहा है आपका कैंपस। इसी के साथ नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर है। और नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको शिमला एयरपोर्ट देखने को मिल जा रहा होगा, जो कि काफी लोकल सा एयरपोर्ट है। अगर कॉलेज लाइफ के बारे में थोड़ा और डिस्कशन करना हो, तो स्टूडेंट्स ने बताया कि आपके डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निकल, कल्चरल एंड सोशल क्लब्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके एक्सपोजर को बढ़ाने में मदद करता है। और अगर ऑल ओवर द ईयर बात कर ले कुछ इवेंट्स एंड फेस्ट की, तो काफी बड़े लेवल पर, मतलब बहुत अच्छे खासे लेवल पर। ऑफकोर्स आप इसे IITs के बराबर, बिट्स के बराबर, मतलब बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस के बराबर तो नहीं सोच सकते, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग से काफी बढ़िया लेवल पर स्टूडेंट्स ने बताया है कि आपको टेक्निकल एंड कल्चरल फेस्ट देखने को मिल जाते हैं। स्पोर्ट्स इवेंट भी काफी बढ़िया लेवल पर होते हैं। आपका फ्रेशर्स पार्टी हो गया, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो कॉलेज लाइफ हमें काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। बस दिक्कत यही है कि आपके थोड़े से शहर से कटा कटा सा आपका इंस्टीट्यूट होता है, कनेक्टिविटी में थोड़ी सी इश्यू है, और बस यही सारी कुछ चीजें हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट JUIT सोलन से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके अपने कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज की इस वीडियो में किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।